हेलो स्टूडेंट, लास्ट पीरियड में हमने सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स इस लेसन का कुछ हिस्सा सीखा था। आज के पीरियड में हम इसका आगे का हिस्सा सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखे थे कि मूवमेंट्स क्यों ऑर्गेनाइज किए गए थे, व्हाट इज़ अ मूवमेंट। उसके बाद में हमने मूवमेंट की मीनिंग देखी थी और उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे, जिसमें हमने फर्स्ट देखा ट्राइबल मूवमेंट। अब सेकंड है हमारा फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। फार्मर्स की जो इंडिया में मूवमेंट हुई थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश पीरियड में फार्मर्स ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ था। और क्यों ऑर्गेनाइज हो रहे थे फार्मर्स? ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिशों ने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट शुरू की थी तो उसके उन्होंने यहाँ पर एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज फार्मर्स के लिए शुरू की और उस वजह से फार्मर्स ऑर्गेनाइज हुए। You must be aware of farmers movement in बारडोली, चंपारण्य and movements against revenue collection। आप सबको पता है कि फार्मर्स के जो मूवमेंट हुए थे बारडोली में हुआ था, चंपारण्य में हुए थे और उसके बाद में रिवेन्यू कलेक्ट जो किया जाता था उसके खिलाफ भी फार्मर्स ने मूवमेंट की थी। The farmers movements were inspired by the thoughts of महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। फार्मर्स के जो मूवमेंट है वो बड़े बड़े नेताओं के विचारों की वजह से प्रभावित हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे, जिसमें आते हैं महात्मा फुले, जस्टिस रानडे और महात्मा गांधी। ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, tenancy laws relating to titling of the land etc., the farmers movement slowed down ड्यू टू रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स होने की वजह से फार्मर्स की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्लो हो गई। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव। जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में फार्मर्स की जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा एक्टिव और इफेक्टिव हुई। Though Green Revolution aimed at increasing agricultural production and achieving self-sufficiency, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है तो ग्रीन रिवोल्यूशन का एम था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना, ये उनका एम था। इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स, लेकिन इस एम की वजह से जो पुअर फार्मर्स थे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। द फार्मर्स वे आर नॉट डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। फार्मर्स जो है उन्हें यहाँ पर रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स में डिवाइड नहीं करना था। डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पुअर फार्मर्स लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, और इस तरीके से जो पुअर फार्मर्स थे इस ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से उनके मन में जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ उसकी वजह से फार्मर्स की जो मूवमेंट है और ज़्यादा तीव्र हो गई। Appropriate price for agricultural products, agriculture to be treated as an industry, implementation of the recommendations of the Swaminathan Commission, debt relief, debt cancellation, national policy for agriculture are some of the demands of the farmers movement। अब यहाँ पर फार्मर मूवमेंट के डिमांड बताए हैं। एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पर फार्मर्स तैयार करते हैं उन्हें सही दाम मिलने चाहिए। एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन ने जो कुछ भी रिकमेंडेशन सुधारणाएँ की हुई है उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। डेब्ट रिलीफ यानी कि कर्ज वगैरह जो यहाँ पर फार्मर्स लेते हैं उन कर्ज से उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। डेब्ट कैंसलेशन, अगर कर्जा यहाँ पर है तो वो कर्जा कैंसिल करना चाहिए भरने के लिए। नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐसे डिमांड्स फार्मर मूवमेंट ने सामने रखे।
शेतकरी संघटना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं, जैसे कि शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान सभा। देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन इन इंडिया एमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रेड यूनियन जो है वो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में शुरू हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज वेयर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज एस्टेब्लिश हुए। In 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। 1899 में रेलवे वर्कर्स अपनी डिमांड पूरी करने के लिए स्ट्राइक पर चले गए। हाउएवर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ वर्कर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920। और इसकी वजह से 1920 में जो वर्कर्स के प्रॉब्लम हैं, जो इश्यूज़ है, उसे रिसॉल्व करने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए सबसे पहले एक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना गया। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ट्रेड यूनियंस जो है वो बहुत इफेक्टिवली अपना काम करने लगे। In the beginning of the 19th century, industries like textile mills, railway company were started in India. 19th century के स्टार्टिंग में टेक्सटाइल मिल और रेलवे कंपनी इंडिया में शुरू हुए। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया हैज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बैकग्राउंड यहाँ पर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मिला। In 1960s and 1970s, trade union movement organized several agitation. 1960s और 1970s में trade union movement ने कुछ agitations organize किए। But from 1980s ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। लेकिन जब 1980s का दौर शुरू हुआ तब यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस मूवमेंट थे वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुए। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अफेक्ट हुआ। इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इंडिया में जो वर्कर्स थे उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, हेल्थ हैजार्ड्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर वर्कर्स के जो प्रॉब्लम थे वो बताए हैं। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, उन्हें एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन अनस्टेबल थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर रखे जा रहे थे, फाइनेंशियली वो इनसिक्योर थे, अब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, एक लीगल प्रोटेक्शन भी यहाँ पर वर्कर्स को नहीं मिल रहा था, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, कितने घंटों काम करना है उसका कोई लिमिट नहीं था, इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर भी वो इनसिक्योर थे, एंड हेल्थ हैजार्ड, उसके साथ साथ उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू सॉल्व नहीं किए जाते थे। वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्रोग्रेसिव मेन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मिलने से पहले इंडिया के जो कुछ भी प्रोग्रेसिव मेन थे उन्होंने वुमेन्स के मूवमेंट भी शुरू किए। द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लोटेशन। वुमेन्स के जो मूवमेंट है तो उनका एम था एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसे एलिमिनेट करना, उसे दूर करना, और जो उनका शोषण किया जा रहा है उसे ख़त्म करना। हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द सोशल लाइफ। उन्हें एक रिस्पेक्टफुल लाइफ यहाँ पर स्पेंड करने को मिले और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी उनका पार्टिसिपेशन मिले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो, केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे took initiative in ending
द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस। अब सती की जो प्रैक्टिस है, सती की जो प्रथा थी और उसके साथ साथ चाइल्ड मैरिजेस की जो प्रथा थी उसे ख़त्म करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानड़े, इन्होंने आगे आकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। रिफॉर्म्स सच एज विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन एंड राइट टू वोट टू वुमेन वेयर पॉसिबल ड्यू टू द वर्क ऑफ दिस रिफॉर्मिस्ट। यही जो रिफॉर्मिस्ट है जो हमें ऊपर बताए गए हैं, इन्हीं रिफॉर्मिस्ट के कोशिश करने की वजह से विडो रीमैरिज जो है वो पॉसिबल हुए, उसके लिए जो रिफॉर्म्स थे वो पॉसिबल हुए। वुमेन्स को एजुकेशन का अधिकार मिला और उसके साथ साथ वुमेन्स को वोटिंग करने का अधिकार भी मिला। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स को हर एक फील्ड में इक्वल अधिकार दिए। इन स्पाइट ऑफ दिस वुमेन वे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड्स। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वुमेन्स को हर जगह पर, हर फील्ड में, कुछ फील्ड में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन, और इसी पीरियड में वुमेन्स की जो मूवमेंट है उन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। द मूवमेंट डिमांडेड दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। इस मूवमेंट का एम था, उनकी डिमांड ऐसी थी कि वुमेन्स को एज अ ह्यूमन बींग ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इन द लेटर पीरियड वुमेन पार्टिसिपेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसके बाद में के पीरियड में वुमेन्स ने अपना पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा दिया इन द मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस extremists, which made them aware of injustice against their own slaves. इसके बाद में वुमेन्स ने अपना ग्रेट ऐसा पार्टिसिपेशन दिया बहुत सारे मूवमेंट्स में, जैसे करप्शन का अगेंस्ट मूवमेंट था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मूवमेंट था, या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का मूवमेंट था, जिसमें उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस किया जा रहा था उसके लिए वो अवेयर बने। वुमेन स्टार्टेड taking initiative इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। अन्याय के खिलाफ ऑर्गेनाइज होने के लिए वुमेन्स ने स्टार्टिंग की। इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज़ नॉट होमोजीनियस इन नेचर। इंडिया में वुमेन्स का जो मूवमेंट है वो होमोजीनियस नहीं था। However, women's movements at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence and empowerment. लेकिन फिर भी वुमेन्स के जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेवल्स पर कुछ इश्यूज यहाँ पर उठा रहे थे, जैसे कि वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड होंगे, सोशल सिक्योरिटी होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का होगा, या फिर उनको सबल करने का, सबलीकरण, एम्पावरमेंट करने का हो। Today, women's movement face the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human beings. आज के जो वुमेन्स मूवमेंट है उन्हें चैलेंजेस यहाँ पर इक्वल एजुकेशन के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वुमेन के लिए, और गिविंग वुमेन अ स्टेटस एंड प्रेस्टीज एज ह्यूमन बींग, और वुमेन को एज ए ह्यूमन बींग एक स्टेटस और और प्रेस्टीज मिलने के लिए उनके सामने चैलेंज है। एनवायरमेंट मूवमेंट, वी आर अवेयर दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ये एक बहुत बड़ा सीरियस ऐसा प्रॉब्लम है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। एट द इंटरनेशनल लेवल सेवरल मूवमेंट्स आर वर्किंग टू स्टॉप द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। इस फील्ड में हम इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन देख रहे हैं।
इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इंडिया में भी एनवायरनमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट पे बहुत सारे मूवमेंट्स काम कर रहे हैं। The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals and their ill effects etc. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो environment movements है उसमें कौन से इशू ले जा रहे हैं? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कैसे प्रोटेक्शन करना है, डिफरेंट वाटर के जो सोर्सेस है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, ग्रीन बेल्ट यहाँ पर बनाना है, पोल्यूशन जो रिवर्स का है उसे कम करना है, और यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट्स, यहाँ पर केमिकल्स का जो यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से जो इल इफेक्ट हो रहे हैं उसे किस तरीके से ख़त्म करना है, इसके लिए मूवमेंट्स किए जा रहे हैं। कंज्यूमर मूवमेंट emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986। जब 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तब उसके बाद में कंज्यूमर्स की जो मूवमेंट है वो शुरू हुई। दिस मूवमेंट हैज़ अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ये जो मूवमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा था। द मूवमेंट बिलीव्स दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ अ कंज्यूमर। यहाँ पर जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट यहाँ पर क्या कर रही थी कि हर ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ अ कंज्यूमर, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स है वो कंज्यूमर है। यहाँ पर ऐसे ये माना जा रहा था ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और इस तरीके से जो यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे नेचर में, उसकी वजह से कंज्यूमर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। अडल्टराइजेशन, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब इसमें के मेजर प्रॉब्लम्स हमें पता है, अडल्टराइजेशन यहाँ पर था जिसकी बढ़ रहे थे, फ्रॉड इन वेट में जो फ्रॉड है वो बढ़ रहा था, और मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, और मेजरमेंट के भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे। द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स। कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो कंज्यूमर्स को इस तरीके के फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। द मूवमेंट्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ। मूवमेंट ये जो थे इसकी वजह से लोगों का पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बढ़ गया। द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट्स। यहाँ पर 1980s के पीरियड में जो मूवमेंट शुरू हुए उन्हें न्यू सोशल मूवमेंट्स कहा गया था। और ऐसा क्यों कहा गया? एज देयर नेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट्स, क्योंकि इसके पहले के जो मूवमेंट शुरू हुए थे उससे इन मूवमेंट्स का नेचर एकदम अलग था। दीज मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड, ये जो मूवमेंट्स थे कुछ पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड थे, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ के बेसिस पर शुरू किए गए थे। इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट, मीन्स यहाँ पर उन्होंने इशू बेस्ड मास मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू किया था। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंजेस है उन्हें सीखेंगे। थैंक यू।